Hello, today we will discuss the velocity and radius of different orbits. आप जानते हैं एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे ऑर्बिट कहते हैं और उसका एक अच्छा नाम एनर्जी लेवल भी है, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिट का अपना अपना अलग अलग एनर्जी होता है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जाते हैं जिस ऑर्बिट का एनर्जी उसके एनर्जी लेवल्स के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो आखिर इलेक्ट्रॉन बोर महोदय बताए कि ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्बिट का रेडियस कितना बड़ा होगा, उस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, ये आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक और बात आपको बता दें कि बोर महोदय का जिस एटॉमिक थ्योरी के आधार पर हम लोग सारे केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो बोर एटॉमिक थ्योरी अभी भी केवल हाइड्रोजन के लिए ही एकदम सेटिस्फैक्टरी है, और सबको भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ही वो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है। आप देखिए, हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा छोटा न्यूक्लियस बनाते हैं, इसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है ही नहीं, और एक ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यह इस पर ऑर्बिट पर घूमता है। तो दो बातें यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमता है तो निश्चित रूप से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्र बल के बिना तो वो घूम नहीं पाएगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्र बल उसको कहाँ से मिलेगा, ये प्रोटॉन जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है वही फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में मिल जाता है। जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो उसको डीजल पेट्रोल कहाँ से आता होगा जी, कहाँ से वो घूमता होगा, पृथ्वी हम लोगों का तक मोटरसाइकिल गाड़ी तेज चलने के लिए तेल चाहिए, तो उसको तेल की जरूरत नहीं है, सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है और वो घूमती रहती है। सूरज मुझे एक दिन यदि खींचना छोड़ दे एक सेकंड के लिए तो धरती में ही चल जाएगी, सूरज में सट जाएंगे आराम से। तो उसी तरह से तो मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका मास m_e, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं m_e है, और वह v वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, और इसका रेडियस r है। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जानते हैं, F = m_e_v²/r। ये पहला इक्वेशन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कितना कहाँ से है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोटॉन पर भी चार्ज E मान लेते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप अक्सर -e लिखा करते हैं, E मतलब -e, प्रोटॉन पर E मतलब प्लस। तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 इंटू E/r² हो गया। तो इस हिसाब से F = 1/4πε0 E²/r², सेकंड हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो निश्चित रूप से ये और ये इक्वल हो गए, इसलिए सो m_e_v²/r = 1/4πε0 इसमें क्या क्या पट गया, ये r एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, और आपको एक इक्वेशन मिल गया m_e_v² = 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर एक आर। ठीक है, अभी आपको हम कहे कि भाई हमको इस v का इक्वेशन निकालना है। वेलोसिटी कितना होगा, रेडियस कितना होगा। एक बात देख रहे हैं, इसी इक्वेशन में v भी है r भी है। तो यदि यहाँ हमको r मालूम हो तो v आराम से निकल जाएगा, अब v मालूम हो तो r निकल जाएगा। लेकिन v और r दोनों में से कॉमन नहीं मालूम हो तो तब इस इक्वेशन को थर्ड मान के आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा कौन उपाय खोजेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे। हमें बोर के एटॉमिक थ्योरी का मान्यता क्या क्या है, उनमें क्या क्या था। एक पोस्टुलेट्स उनका ये है, एक मान्यता का हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। एंगुलर मोमेंटम माने कोणीय संवेग n into h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो। Where what is n here? माने n is an integer number, लेकिन it denotes the principal quantum number. Principal quantum number indicates the number of orbits. किस ऑर्बिट में घूमता है, n का मान एक वर्ड रख देता पहले ऑर्बिट में घूमेगा, n का मान 2 रख देता दूसरे ऑर्बिट में घूमेगा। अब थोड़ा सा 11th वाली बात याद रखते हैं। l मतलब कि ये कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। इसको हमको इसको इस m के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस l को आप p into r लिख सकते हैं, n h/2π। ठीक है, p मतलब कि रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और डिस्टेंस का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये p into r हो गया। अब फिर रैखिक संवेग मतलब ये लीनियर मोमेंटम कौन सी के बराबर होगा, m into v। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास लिए हैं, तो m e v r m h/2π। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया हो। अब जरा देखिए तो 3 और 4 में हम क्या करें कि या तो v कट जाए चाहे r कट जाए, v कट जाए या r कट जाए, डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 4 में 3 से डिवाइड करते हैं और इधर लिखाएगा। इधर कर लेते हैं, यहाँ ये था 2, ये था 3, ये था 4। इस 4 में 3 से डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 का मतलब हो गया m e v r बाई ये m e into v स्क्वायर इज इक्वल टू ये h/2π अपॉन ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट into e स्क्वायर बाई r। क्या क्या कट जाएगा, एगो एम को काट देते हैं पहले, और v से एक v बच गया, तो r/v बच गया। इसको उलट के पहले गुना करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या पड़ रहा है। n h/2π i into 4π एप्सिलॉन 0 i into r by e स्क्वायर।
क्या क्या कटेगा जी? पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 और कुछ इस R से R कट गया। यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो भी और R दोनों हो गया था। तो ये एक बार से एक बार कट गया, तो हम लोगों को फाइनली आ गया 1/v इज इक्वल टू क्या क्या एच एच आई 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 में बचा है I इंटू एप्सिलॉन 0 बाई e स्क्वायर। यहाँ हमें v का मान निकालना है, तो इसको उलटना पड़ेगा। तो t हो गया e स्क्वायर अपॉन 2n h एप्सिलॉन 0 है। v इज इक्वल टू e स्क्वायर बाई 2n h एप्सिलॉन 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/n e स्क्वायर बाई 2h, अच्छा 2h है, 2h एप्सिलॉन 0। ये v निकल गया मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ देखिए n e का मान आपको मालूम है, e का मान मालूम है, 2 का मान मालूम है, h का मान मालूम है, एप्सिलॉन 0 का मान मालूम है। 2 रख देने पर सेकेंड ऑर्बिट का वेलोसिटी निकल गया। इसका एक बात यहाँ ये बुझा रहा है, यहाँ हम लिख दें कि v is inversely proportional to n। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वेलोसिटी घटता जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमको r की कोई जरूरत नहीं, निकल जाएगा, किसी भी ऑर्बिट का आप निकाल सकते हैं। अब इसी v का मान, इस v का मान यदि हम इक्वेशन 4 में रख दें तो r का मान निकल जाएगा। तो फिर यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 4 from 4 m e, अब v के बदले में 1/n e स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन 0 I इंटू r, ये इज इक्वल टू n h बाई 2 पाई हो गया। तो हम लोगों को r निकालना है, तो r को एक तरफ छोड़ दें और बाकी सब को उधर ले जाते हैं। तो r यहाँ छोड़ दें, n h बाई 2 पाई ये तो रह गया। अब भाई नीचे है ये वो n, तो n ऊपर चला गया, हो है तो 2h एप्सिलॉन 0 ये नीचे वाला चला गया, I इंटू अब ऊपर वाला नीचे आएगा, तो 1/n e I इंटू e स्क्वायर, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या क्या कट गया। गड़बड़ हो गया क्या जी? ऊपर भाई ऊपर में गलती लिखा गया n 2h एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखिए कि क्या क्या कट जाता है। तो r भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो n स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन 0 हमारा बचा है,
h स्क्वायर अपॉन पाई m e I into e स्क्वायर। एक बार से देख लीजिए, n इंटू n स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन 0 ये रहेगा ही, h इंटू h स्क्वायर हो गया, पाई नीचे है, m नीचे है, e स्क्वायर नीचे, ये r का हो गया। ठीक है, इस r में भी आप देखिए एप्सिलॉन 0 का मान मालूम है, h का मान मालूम है, पाई का मान मालूम है, ab का मान मालूम है, e स्क्वायर का मान मालूम है। ठीक है, n आप रखिएगा तो जो n रखिए, फर्स्ट रख देंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा, सेकंड रख देंगे तो सेकंड रेडियस रख देंगे। यदि हम इसमें n इक्वल टू 1 रखिए दें तो ये r1 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर पाई m e इंटू e स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, और चूंकि ये हाइड्रोजन के लिए ही है इसीलिए इसको बोर रेडियस भी कहते हैं। इसका मान आप निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन 0 का मान रखते हैं, h का मान रखते हैं, पाई का, m का, e स्क्वायर का, ये आता भी है 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। इसको बोर रेडियस कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ये है बोर रेडियस, और हाइड्रोजन के लिए है। हाइड्रोजन के लिए क्यों लागू हुआ ये? हाँ, एक ही भाई, हम तो एक ही पर न रखें, हीलियम के लिए रखना होता तो 2e या 2e रखना पड़ता। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ न्यूट्रॉन भी रहता, अब थर्ड माने 3 के लिए रखते तब तो एक ऑर्बिटे बढ़ जाता। अब देखिए झंझट हो गया, 2 है यहाँ और 1 है यहाँ, तो अब इस पर फोर्स लगाने, इस पर लगाने, दोनों का रेडियस अलग अलग हो गया, तो यही गड़बड़ हो जाएगा, रेडियस अलग अलग हो गया, डिस्टेंस अलग अलग हो गया, तब कामना का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रखेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको ठीक से देख लीजिए। तो अब हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी, इसका एनर्जी कितना है। बेसिकली एटम आप पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, थैंक यू।